This conference will now be recorded. चलें जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला आप क्वेश्चन देखें। दिस इज द प्रैक्टिस किट ऑफ बीपीपी कॉस्ट क्लासिफिकेशन। A firm has to pay a 20 cent per unit royalty, 20 per unit royalty to the inventor of the device. अब आपको पता है कि जब कोई इन्वेंट करता है तो उसको इन्वेंशन की रॉयल्टी मिलती है, काइंड ऑफ जिसमें कमीशन होता है, उसको उसकी मेहनत का एक रिवॉर्ड मिलता है, और वो कितना है 20 सेंट पर यूनिट। तो जो भी मैन्युफैक्चरर बनाएगा उस डिवाइस को, वो 20 सेंट पर यूनिट उस इन्वेंटर को देगा। अब आपने इस रॉयल्टी को क्लासिफाई करना है और आपने ये बताना है कि क्या ये सेलिंग एक्सपेंस है या डायरेक्ट एक्सपेंस है या प्रोडक्शन ओवरहेड है या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि आपने बता भी दिया, वहां का आंसर आ गया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो सेलिंग क्यों नहीं है, सेल से रिलेटेड है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ओवरहेड, मटेरियल, ये ना तो प्रोडक्शन ओवरहेड में आता है, प्रोडक्शन एक्सपेंस जरूर हो सकता है लेकिन ओवरहेड में नहीं आता। सो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। और दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं फिक्स है या वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है क्योंकि 20 सेंट पर यूनिट है। ठीक है जी, तो ये आपने चूंकि खुद ही पिक कर लिया, इसलिए मैं ऐसा मजीद बात नहीं करता। नेक्स्ट जो है, which of the following would be classified as indirect labor? Assembly workers in a company manufacturing televisions, क्या ये indirect labor है? नहीं है, क्योंकि ये वर्कर्स क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं टेलीविजन्स को। तो जो वर्कर असेंबल कर रहे हैं वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनको तो आप इजीली आइडेंटिफाई और ट्रेस कर सकते हो। A store assistant in a factory store, तो जो स्टोर का असिस्टेंट है, जो स्टोर फैक्ट्री स्टोर में जो असिस्टेंट है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। उसकी सैलरी को आप इजीली आइडेंटिफाई और ट्रेस नहीं कर सकते मुख्तलिफ प्रोडक्ट के साथ। तो दैट इज व्हाई दिस इज इनडायरेक्ट लेबर। उसके बाद फैक्ट्री क्लीनिंग स्टाफ, तो जो फैक्ट्री क्लीनिंग स्टाफ है ये भी इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि क्लीनिंग वाले डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में तो इन्वॉल्व नहीं होते। प्लास्टरर्स इन कंस्ट्रक्शन कंपनी, दे आर डायरेक्ट लेबर। प्लास्टरर्स जो प्लास्टर करते हैं, जो मेसन्स होते हैं, कंसल्टेंट इन अ फर्म, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये भी आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये भी इनडायरेक्ट नहीं है। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। 3A-3, a manufacturing firm is very busy and overtime is being worked. अच्छा, अब जो आप लेबर को पे करते हो, तो लेबर को आप एक नॉर्मल रेट पे करते हो और एक आप उसको ओवर टाइम पे करते हो। तो लेबर की पेमेंट्स में कॉन्सेप्ट आ जाता है और वो आता है ओवर टाइम प्रीमियम का। यानी कि अगर एक लेबर का रेट है $10 आवर, तो आप उसे कहते हो कि हम तुम्हें $15 पर आवर देंगे, यानी कि हम आपको $5 पर आवर देंगे फालतू, अगर आप छुट्टी वाले दिन काम करोगे या अगर आप इस टाइम पे काम करोगे, शाम को काम करोगे, रात को काम करोगे। तो सवाल ये है कि हाउ वुड द अमाउंट ऑफ ओवरटाइम प्रीमियम कंटेन्ड इन द डायरेक्ट वेजेस नॉर्मली बी क्लासिफाइड, कि ओवरटाइम प्रीमियम को आप नॉर्मली, अब सवाल ये नॉर्मली कैसे क्लासिफाई करते हैं? क्या ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, प्राइम कॉस्ट का मतलब है डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, या ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट है, या फिर ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है? अच्छा, इस पे अब आपको मैं बता दूं, अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि ओवरटाइम प्रीमियम अगर तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हुआ है, ठीक है, ओवरटाइम प्रीमियम अगर तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हुआ है तो फिर वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा। लेकिन अगर ओवरटाइम प्रीमियम आपकी वजह से लगा है, ठीक है, आपकी वजह से लगा है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड के तौर पर क्लासिफाई होगा, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर की जाती है। इसको हम डायरेक्टली इजीली आइडेंटिफाइबल और ट्रेसेबल नहीं कर सकते।
तो ओवर टाइम प्रीमियम आपने याद रखना है कि नॉर्मली जो होता है ये फैक्ट्री ओवरहेड होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन बता रहा हूँ आपको, एक्सेप्शन बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे लिखा जाता कि कस्टमर आया और उसने कहा कि भाई मेरा ये काम करो और मैं एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ, तो फिर ओवर टाइम प्रीमियम आप उस कस्टमर को चार्ज कर सकते हो एज अ डायरेक्ट कॉस्ट, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज ओवर टाइम प्रीमियम को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करोगे और इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो ओवर टाइम प्रीमियम के मुतालिक आपने ये बात याद रखनी है। इसके बाद अ कंपनी मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स, एक कंपनी चेयर्स और टेबल्स बनाती है। Which two of the following item would be treated as indirect cost? Wood used to make a chair, ये तो direct cost होती है। Metal used for the legs of the chair, ये भी direct cost होगी। Staple to attach fire retardant labels to chair, यहाँ पे ये जो staples हैं ये basically indirect material होगा। Fabric, ये भी बड़ा main material है। और salary of the sales director, ये मटेरियल ही नहीं है। तो ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे दो है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है और ये जो सैलरी ऑफ द सेल्स डायरेक्टर है ये इनडायरेक्ट लेबर है। ये दोनों आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है और अगर आपको इसको एक हेडिंग में डालना हो तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे। ठीक है, कोई सवाल आपके ज़हन में आ रहा हो तो साथ साथ पूछ लीजिएगा। उसके बाद which two of the following is a manager of profit center likely to have control, ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है, इसको हम आज बात नहीं करते। और कॉस्ट यूनिट के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3A-7 में कॉस्ट यूनिट के हवाले से क्वेश्चन है, which two of the following items might be a suitable cost unit within the credit control department? तो एक क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है जिसका काम क्रेडिट को कंट्रोल करना है, उधार लेना, उधार देना, कस्टमर, सप्लायर्स, इसका काम ये कंट्रोल करना है। तो which two of the following might be a suitable cost unit, तो इन दो में से कौन से suitable cost unit हो सकते हैं? स्टेशनरी कॉस्ट, टेलीफोन कॉस्ट, कस्टमर अकाउंट, डिविडेंड प्रोसेस। तो बड़ा साफ जाहिर है कॉस्ट आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, कॉस्ट यूनिट वो करेंगे जिसके हिसाब से आप चार्ज करोगे। तो इसमें जो रेलेवेंट कॉस्ट यूनिट्स हैं, सूटेबल कॉस्ट यूनिट्स हैं, वो कस्टमर अकाउंट है। जितने ज्यादा कस्टमर अकाउंट ये डिपार्टमेंट हैंडल करेगा उतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, जितने ज्यादा ये चेक्स रिसीव्ड और प्रोसेस हैंडल करेगा उतनी ज्यादा इसकी कॉस्ट लगेगी। तो सूटेबल कॉस्ट यूनिट वुड बी कस्टमर अकाउंट एंड चेक रिसीव्ड एंड प्रोसेस, जो जिसका ताल्लुक इस क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट से है। Which of the following best describes the period cost? अच्छा, पीरियड कॉस्ट की डिस्कशन हमारे क्वेश्चंस में तो नहीं आई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें हम क्वेश्चन से समझ लेंगे, कुछ चीजें हम थ्योरी से समझ लेंगे, तो बोथ वेज हमने चलना है। अब पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट, ये भी एक क्लासिफिकेशन होती है, तो मैं आपको अभी क्विकली इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो क्लासिफिकेशन होती है इसका मकसद होता है इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि कॉस्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना है। तो अगर हमने ये तय करना हो कि कौन सी कॉस्ट के स्टेटमेंट में जाएगी, तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो बैलेंस शीट में जाती है और पीरियड कॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाती है। अब प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी है? प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका ताल्लुक किसी प्रोडक्ट के बनने से है। तो जब तक वो प्रोडक्ट बन रहा होता है तब तक उस पर लगने वाली जितनी भी कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो प्रोडक्ट कॉस्ट है और वो इनिशियली रिकॉग्नाइज होती है एज एन एसेट और इनिशियली जाती है बैलेंस शीट में। जब वो प्रोडक्ट बिक जाता है तो फिर वो पीरियड कॉस्ट बन जाती है, वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाती है। जबकि पीरियड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो जिस महीने में और जिस साल में इनकर होती है उसी साल में वो एक्सपेंस कर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो सिंपल सी बात है वो ये है कि तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट होती हैं। ठीक है, आई रिपीट दिस वर्ड, तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती हैं और तमाम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो पीरियड कॉस्ट होती है।
तो इतना आपने जहन में रखना है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के बारे में। तो अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सी कॉस्ट जो है वो पीरियड कॉस्ट को डिस्क्राइब कर रही है। A cost that relates to a time period which is deducted as expenses for the period and is not included in inventory valuation। बड़ी परफेक्ट डेफिनेशन है। एक ऐसी कॉस्ट जिसका ताल्लुक टाइम पीरियड से है, एक साल का रेंट, एक साल की तनख्वाहें, एक साल का किराया, एक साल के बिजली के बिल। तो एक ऐसी कॉस्ट जिसका ताल्लुक टाइम पीरियड से है, और एक ऐसी कॉस्ट जो एज एन एक्सपेंस चार्ज होती है, और एक ऐसी कॉस्ट जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में शामिल नहीं होती, क्योंकि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो इन्वेंट्री में शामिल होती है। तो ये डेफिनेशन है पीरियड कॉस्ट की। इसके अलावा जितनी भी डेफिनेशन है वो पीरियड कॉस्ट की नहीं है। Next question is 3A-9. A company employs 4 supervisors to oversee the factory production of all its product. How would the salaries paid to these supervisor be classified? मैंने आपको पढ़ाते हुए भी कहा था कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना वो सेकेंडरी लेबर होती है, प्राइमरी लेबर ऐसा सच नहीं होती। यानी कि लेबर काम कर रही होती है, उसके ऊपर उनकी निगरानी के लिए एक बंदा होता है। तो सुपरवाइजरी कॉस्ट कभी भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं होती। तो सुपरवाइजरी कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहाँ जाती है? प्रोडक्शन ओवरहेड में। तो इसका आंसर है प्रोडक्शन ओवरहेड। और ये यहाँ से आप जरा थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि अगर ये सुपरवाइजर फैक्ट्री प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तब ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, और अगर यही सुपरवाइजर सेल्स में होते या एडमिनिस्ट्रेशन में होते तो फिर ये कुछ और क्लासिफिकेशन हो जाती। तो सिर्फ सुपरवाइजर के वर्ड से नहीं आपने कह देना कि प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये भी देखना है कि वो सुपरवाइजर्स कहाँ पे प्लेस हुए हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3A-10. A company manufactures and sells toys. Which two of these costs are classified as distribution cost? इन दो में से कौन सी कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है? पहली है रेंटल ऑफ द फिनिश गुड्स वेयर हाउस। डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक वेयर हाउस से है, तो बिल्कुल ठीक है जी, वेयर हाउस का जो किराया है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक डिलीवरी व्हीकल से है, तो जो डेप्रिसिएशन है डिलीवरी व्हीकल्स की वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। अब इस कमीशन पेड टू सेल्स स्टाफ ये सेलिंग कॉस्ट है, और मार्केटिंग कैंपेन भी सेलिंग कॉस्ट है। तो पहली दो जो कॉस्ट है वेयर हाउस से रिलेटेड और डिलीवरी व्हीकल से रिलेटेड, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। और ये कौन सी क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। फंक्शन के एतबार से आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन होती है, और नॉन प्रोडक्शन में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन कॉस्ट होती है। ऐसे कॉस्ट बिहेवियर में एक दो तरह के सवाल आएंगे, तो उसमें से जो सवाल तो होंगे ना न्यूमेरिकल, वो अभी हम नहीं करेंगे, वो कल करेंगे। और जो होंगे थ्योरेटिकल वो आज कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने कॉस्ट को स्प्लिट करना सीखना है। तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट। Fixed costs are conveniently deemed to be which of the following? Fixed cost remains constant per unit of output. क्या ऐसा है? नहीं है। Fixed cost तो वेरी करती है per unit of output. दूसरा, constant in total when production volume changes. तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो टोटल में कांस्टेंट रहती है, टोटल में सेम रहती है, चाहे प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंज हो वो टोटल में सेम रहती है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है फिक्स कॉस्ट के बारे में। इसके बाद एक ग्राफ्स आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। मैं इन ग्राफ्स को हमने रिकॉग्नाइज करना है कि ये किस किस का ग्राफ है। तो ग्राफ 1 गौर करें किस चीज का हो सकता है? ये या तो फिक्स कॉस्ट का हो सकता है टोटल वाली, या ये यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का हो सकता है, ठीक है। तो मुझे अब नीचे ऑप्शन दी गई हैं कि अगर ये लीनियर, चले अब यूं पूछा गया है कि लीनियर वेरिएबल कॉस्ट बताओ जबकि वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट दी कॉस्ट इनकम। तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हमने आइडेंटिफाई करना है। तो देखें जी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कौन सा है, और जब वो आपको कुछ नहीं कह रहा, ये भी बात अपने जहन में बिठा लें कि जब वो कुछ नहीं कह रहा कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ये टोटल है पर यूनिट है, तो बाय डिफॉल्ट हमने टोटल समझना है, ठीक है। अगर वो कुछ नहीं कह रहा कि ये पर यूनिट है तो हमने टोटल ही समझना है। तो अब जो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है वो इन सब में से ये है, ग्राफ नंबर 2, क्योंकि इसके अंदर
जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती है कॉस्ट बढ़ती है। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद दूसरा वो कौन सा ग्राफ पूछ रहा है? दूसरा ग्राफ पूछ रहा है फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। अब अगेन उसने कुछ नहीं कहा कि टोटल है या फिक्स पर यूनिट है, तो आपको मैंने अभी बताया कि आप टोटल एज्यूम करोगे। तो यहाँ पे ये ग्राफ नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप वेरिएबल कॉस्ट बताओ, जबकि वर्टिकल एक्सिस पे कॉस्ट पर यूनिट है। तो अब आप वेरिएबल कॉस्ट बताओ। अब हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ग्राफ 1 हमने फिक्स कॉस्ट पे कहा था, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी है। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट बताओ, जबकि वर्टिकल एक्सिस पे कॉस्ट इनकर्ड है। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ मिक्स कॉस्ट। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ कि इन सारों में से सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कौन सा ग्राफ है? जी, यू कैन सी, आपको इस वक्त सामने ग्राफ 1 से लेकर ग्राफ 6 तक ग्राफ नजर आ रहे हैं। इसमें से सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कौन सा ग्राफ? So graph number 4 is a semi variable cost. सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसमें फिक्स एलिमेंट है और फिर उसके बाद ये कॉस्ट वेरी कर रही है, ठीक है। वैसे ग्राफ नंबर 3 भी मिक्स कॉस्ट का है, ग्राफ नंबर 6 भी मिक्स कॉस्ट का है, ग्राफ नंबर 4 भी मिक्स कॉस्ट का है। लेकिन इसके अंदर जो सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो बुनियादी तौर पे बुनियादी तौर पे वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन उसके अंदर फिक्स कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो बुनियादी तौर पे वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन उसके अंदर एक फिक्स कंपोनेंट भी होता है। तो इसकी जो है ये ओरिजिन से ऊपर से टच करती है और उसके बाद सीधी जाती है। और ये वाला ग्राफ जो है ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का है। ये बुनियादी तौर पे एक फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद जब लेवल ऑफ एक्टिविटी एक सर्टेन रेंज से बाहर हो जाती है तो ये कॉस्ट सीधा जंप करती है ऊपर और एक स्टेप बना लेती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने अभी इस पे कोई बात नहीं की थी, लेकिन अब चूंकि ग्राफ आ गया है तो हमने इसको कहा कि ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। और ये जो ग्राफ नंबर 6 है, आप इसको सेमी वेरिएबल नहीं कहोगे, ये एक फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन उसके बाद एक सर्टेन रेंज के बाद ये बढ़ती है। और बढ़ती इस तरीके से नहीं है कि ये जंप करती है, बल्कि वेरिएबल की सेंस में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बाय स्ट्रेचिंग आप इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट शायद कह सकते हो, बट नॉर्मली हम इसको, अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ नॉर्मली का, हम नहीं कहते। नॉर्मली सेमी वेरिएबल कॉस्ट यही होती है। अब ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने हमेशा नॉर्मल चीजों को देखना होता है, एबनॉर्मल चीजों को नहीं देखना होता, ठीक है। तो ये ग्राफ्स की आइडेंटिफिकेशन भी हमने देख ली। 3B-9, इसका जरा जवाब मुझे बताइएगा। अब प्रोडक्शन वर्कर इज पेड अ सैलरी ऑफ 650 पर मंथ। एक प्रोडक्शन वर्कर को हम 650 पर मंथ सैलरी पे करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा 5 सेंट फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस। 650 फिक्स पे किया और हम 5 सेंट फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस पे करते हैं। तो ये लेबर कॉस्ट किसकी मिसाल है? वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, स्टेप कॉस्ट है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। दिस इज एन इजी वन। So this is perfectly an example of semi variable cost के इसके अंदर फिक्स कंपोनेंट भी है और वेरिएबल कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो ये सेमी वेरिएबल होते हैं। 3B-10, what type of cost is supervisor salary cost when, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, what type of cost is supervisor salary cost when one supervisor is needed for every 10 employees? One supervisor is needed for every 10 employees. So this cost is an example of what? Fixed cost है, variable cost है, mixed cost है, step cost है।
ये स्टेप कॉस्ट है। क्यों स्टेप कॉस्ट है? होगा क्या कि हमें एक सुपरवाइजर, लेट्स से एक सुपरवाइजर की सैलरी है $1000, तो हम $1000 बियर करेंगे और ये कितने एम्प्लॉय सुपरवाइज कर सकता है? 10 एम्प्लॉइज। तो चाहे एक एम्प्लॉय है हमारे पास, चाहे 2 हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 6 हैं, चाहे 9 हैं, चाहे 10 हैं, हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 1000। लेकिन अगर हमें 11वां एम्प्लॉय सुपरवाइज कराना है तो हमें एक सुपरवाइजर और लेना पड़ेगा और वो फिर कितने में आएगा? $1000 और बियर करने पड़ेंगे। हमारी कॉस्ट जंप कर जाएगी 1000 से 2000 पे और अगले 10 एम्प्लॉइज तक ये कॉस्ट हमारी 1000 से ऊपर 2000 पे चली जाएगी। तो जंप करेगी। जब आपकी कॉस्ट जंप करती है और स्टेप बनाती है तो उसको स्टेप कॉस्ट कहते हैं। अगर ऐसा होता कि वो आपको ये कहता कि हम 1/10 सुपरवाइजर ले लेंगे, सुपरवाइजर का कोई छोटा बच्चा ले लेंगे और उसके बाद पर एम्प्लॉय हम सुपरवाइजर को हायर करेंगे, कॉस्ट उसकी बढ़ेगी, तो वो जंप ना करती। फिर ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो यहाँ से कॉस्ट इस तरीके से जाती है। अब ये इस वक्त जंप कर रही है, ऊपर स्टेप बना रही है। Three B-12, a total cost is described as staying the same over certain activity range and then increases but remains stable over a revised activity range in the short run. What type of cost is this? ये भी अभी हमने कर ही लिया। ये भी क्वेश्चन है स्टेप फिक्स कॉस्ट का। ये डेफिनेशन है स्टेप फिक्स कॉस्ट की। एक ऐसी कॉस्ट जो सर्टेन एक्टिविटी रेंज तक सेम रहती है लेकिन उसके बाद इंक्रीज हो जाती है और फिर स्टेबल होती है फॉर रिवाइज एक्टिविटी। सो सेम रहती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर सेम रहती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर सेम रहती है। तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है। अब आपके सामने एक डायग्राम है, आपने पहचानना है कि ये डायग्राम किस कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 3B-4 ओरिजिन से ऊपर फिक्स कॉस्ट, कहीं ना कहीं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, उसके बाद वेरिएबल है और फिर वो वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कम हो जाती है। तो इनफैक्ट उसने खुद ऊपर बता दिया कि ये कोई ना कोई टोटल कॉस्ट है, कोई ना कोई टोटल कॉस्ट है। और अब टोटल कॉस्ट है तो जाहिर बात है इसमें फिक्स कॉस्ट भी होगी, तो इसलिए यहाँ से टच कर रही है। लेकिन ये ऐसी टोटल कॉस्ट है जो शुरू में बड़ी लीनियर फॉर्म में ऊपर जाती है लेकिन उसके बाद सेम हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ठीक वेरी कर रही है लेकिन उसके बाद एक लेवल आता है कि ये सेम हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप चारों स्टेटमेंट पढ़ लो और मुझे इसका जवाब दो। उसके बाद मैं दूसरी किट पे जाता हूँ, 5-10 मिनट हम वहाँ पे स्पेंड करते हैं और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पोर्टल पे डालता हूँ। आज का भी क्वेश्चन मैं पोर्टल पे डालूंगा, 30-40 सवाल डालूंगा ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके इस टॉपिक से रिलेटेड। जी, मुझे आपने स्टेटमेंट बतानी है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट उस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। So the description it has is number 1, annual power cost, where the supplier sets a tariff
टैरिफ कैसा है कि पहले तो है फिक्स चार्ज, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, पहले मैं ऐसे रेज कर दूं, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये फिक्स चार्ज है, प्लस अ कांस्टेंट यूनिट कॉस्ट फॉर कंजम्पशन। जैसे जैसे ज्यादा कंजम्पशन होगी तो पर यूनिट के हिसाब से आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एनुअल चार्ज, एक ऐसी स्टेज आएगी कि उससे ऊपर चार्ज नहीं किया जा सकता आपको, चाहे मजीद बिजली कंज्यूम करो उससे ऊपर चार्ज नहीं होगा, तो वहां पे जाके कॉस्ट रोक हो जाएगी, ठीक है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम चार्ज है। तो बेसिकली दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स दिस फिगर, दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने फाइनली इधर से ये वाले ग्राफ्स भी देख लेते हैं। 3B-16 ऑप्शन 4 जी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर अ पीरियड वेयर द सप्लायर चार्जेस अ कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट। आप देखें ना, इस ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट कहाँ पे है? इस ऑप्शन में वो कहता है कि सप्लायर चार्ज कर रहा है कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट, ये तो होगी वेरिएबल कॉस्ट। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम चार्ज, ये हो गया वो जो आखिरी सीधी लाइन है, ये हो गया। तो इसका मैं ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, इसका ग्राफ यूं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन में फिक्स कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है और हाईएस्ट लिमिट है। So when total purchases of raw material exceed 30,000 units in any period, then all unit purchase including 30,000 are invoiced at a lower cost per unit। जब आपकी total purchases 30,000 से exceed कर जाती है तो फिर तमाम यूनिट्स जो आप परचेज करते हो उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, टोटल कॉस्ट कम हो जाती है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ग्राफ आप देखो, तो एक ग्राफ क्या कह रहा है, एक ग्राफ ये कह रहा है कि आपको 30,000 यूनिट्स तक की कॉस्ट बढ़ती रहती है, लेकिन जब 30,000 पे क्रॉस करोगे तो आपकी कॉस्ट सारी की सारी नीचे गिर रही है, ये वाली लाइन बन रही है, ठीक है। तो काफी क्लोज है ये जो ग्राफ है ये काफी क्लोज है उस स्टेटमेंट से, ये जब नीचे गिर रही है तो ये वाली लाइन बन रही है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे लगता है यही है, अब मैं बाकी ग्राफ्स का मुझे नहीं पता, लेकिन यही लग रहा है। बी को देख लो, अब बी तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बी तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि पहले तो 30,000 यूनिट तक हमें फिक्स कॉस्ट पड़ रही है, अब ऐसा तो कहीं भी नहीं है, बी हो ही नहीं सकता। सी, हाँ सी को देखो, तो सी ये कहता है कि 30,000 यूनिट तक कॉस्ट है, उसके बाद कॉस्ट सेम रह रही है और फिर एक एक्टिविटी लेवल के बाद नीचे गिर रही है, तो उसने तो ये सेम वाला तो कहा ही नहीं था, उसने कहा था 30,000 से एक्सीड करते ही कॉस्ट नीचे गिर जाएगी, ठीक है, 30,000 से एक्सीड करते ही कॉस्ट नीचे गिर जाएगी, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट नीचे नहीं गिर रही बल्कि उल्टा और ऊपर जा रही है, तो इसका जो आंसर है वो ग्राफ ए है। So we should be able to understand the graph and we should be able to tell कि वो किस कॉस्ट को डिपेंड करते हैं। चलें पीपीवी को हम यहाँ से खत्म करते हैं, मेरे पास बस 5-10 मिनट में हम कुछ और क्वेश्चंस कैप्लान में से देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन ये हम ऑलरेडी पीपीवी में से कर चुके हैं, इसलिए मुझे इसको करवाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पिक करता हूँ और रॉयल्टी में भी हम बात कर चुके हैं। सेंटर्स पे हमने बात आज करनी नहीं है। तो ये बताएं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन बी इंक्लूडेड व्हेन वैल्यूइंग इन्वेंट्री। जब आप इन्वेंट्री वैल्यू करते हो तो इन्वेंट्री की वैल्यू में आपने प्रोडक्शन कॉस्ट डालनी होती है सारी की सारी, तो अब आप कौन सी कॉस्ट डालोगे इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए? बड़ा सिंपल सी बात है, आप 1, 2 और 4 डालोगे। मैंने अभी आपको बताया प्रोडक्शन कॉस्ट, ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं डालोगे क्योंकि ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है।
इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में हम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट डालते होते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट डालते होते हैं। Which of the following is usually classed at step cost? इनमें से कौन सी स्टेप कॉस्ट है? सुपरवाइजर की वेजेस जो है वो स्टेप कॉस्ट है। अगेन वर्ड है यूजुअली, रॉ मटेरियल यूजुअली वेरिएबल कॉस्ट है, रेट्स भी वेरिएबल कॉस्ट है, टेलीफोन भी वेरिएबल कॉस्ट है। जो स्टेप कॉस्ट है वो सुपरवाइजर वेजेस है। सुपरवाइजर चाहिए 10 एम्प्लॉइज के लिए, फिर बढ़ेगा 3 सुपरवाइजर, 1 सुपरवाइजर, 2 सुपरवाइजर, इस तरीके से स्टेप आपको होता जाएगा। 44, इनमें से कौन सा कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है? इनमें से कौन सा कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है? ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। कस्टमर कॉस्ट सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। हम एक कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट निकाल सकते हैं, कस्टमर की कॉस्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। हम एक मैनेजर की कॉस्ट नहीं निकालते होते। हम कभी भी मैनेजर की कॉस्टिंग नहीं करते होते कि एक मैनेजर हमें कितने का पड़ता है। उसकी सैलरी होती है, हम उसे पे करते हैं, दैट्स इट। हम कभी भी मैनेजर की कॉस्ट असर्टेन नहीं करते। 46, इसका जवाब जरा आप मुझे दें। Which of the following costs would not be classified as production overhead in a food processing company? इनमें से कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड क्लासिफाई नहीं होगी? प्रोडक्शन ओवरहेड क्लासिफाई नहीं होगी। प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं? तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो गिव मी द आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है डी, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड में मटेरियल नहीं आता, डायरेक्ट मटेरियल नहीं आता। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये तीनों प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। जो प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है वो ये है, क्योंकि ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। 47, which two of the following are included in the prime cost? प्राइम कॉस्ट होती है तमाम डायरेक्ट कॉस्ट, इब्तदाई कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी प्राइम कॉस्ट है, ये भी प्राइम कॉस्ट है। ये प्राइम कॉस्ट नहीं है, ये प्राइम कॉस्ट नहीं है। तो इसका आंसर सी और डी है। 49, डायरेक्टर की सैलरी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। वुड क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। रेंट ऑफ फैक्ट्री क्या है? फिक्स कॉस्ट है। फोन बिल जिसमें लाइन रेंट है क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। फैक्ट्री वर्कर वेजेस क्या है जी? वेरिएबल कॉस्ट है। The diagram represent the behavior of cost item as the level of output changes. शुरू में क्या हो रहा है जी? लीनियर है, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेट कॉस्ट गिर रही है, फिर थोड़ी सी गिर रही है। तो ये एक कर्व सा बन रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो ये तब होगा जब हमें डिस्काउंट्स मिलेंगे। किस पे? एडिशनल परचेजेस पे। जब हम सर्टेन क्वांटिटी परचेज कर लेंगे, लेट से पहले 100 यूनिट आपको 10 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं, अगले 100 यूनिट आपको 9 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं, अगले 100 यूनिट आपको 8 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं। तो कॉस्ट यूं जाने की बजाय कॉस्ट यूं जा रही है। ठीक है जी, आई गेस इतना जो है वो काफी होगी आज की प्रैक्टिस। चलें एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वुड अ क्लॉथ रिटेलर क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट? एक क्लॉथ रिटेलर के लिए डिजाइनर स्कर्ट्स क्या होंगी? मटेरियल, हीटिंग कॉस्ट क्या है? एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग क्या है? एक्सपेंसेस, कैशियर स्टाफ सैलरीज क्या है? लेबर। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following would be classified as direct labor? इसमें से डायरेक्ट लेबर कौन सी है? चलें आप बताएं और यहीं पे हम सेशन क्लोज करते हैं। और अगर कोई आपका सवाल है तो पूछ लें। ओ, 2 लोग रह गए, बाकी छोड़ के ही चले गए। चलें, खैर। जी, आयशा एंड हसन, if you have any question, tell me.
अच्छा आंसर हैं, आंसर इज ऑप्शन बी और दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो आंसर तो हो गया करेक्ट। नाउ टेल मी, गिव एनी क्वेश्चन। ठीक चल रहा है? I will definitely gonna put 30 plus MCQs on portal। आज नहीं, मिडनाइट के बाद आप सुबह ट्राई कीजिएगा, तो सुबह पोर्टल पे आपको 30 प्लस MCQs मिलेंगे। कल वाले MCQs कर लिए आप लोगों ने? चलिए, I guess our time is over। Next class भी connect होनी है, so I will see you tomorrow then at 7 PM। Thank you। Take care, Allah Hafiz।